किसी भी देश की सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके युवा, और जब वही युवा शक्ति सरकार के खिलाफ हो जाए तो सरकार पलटने में जरा सी भी देर नहीं लगती है। ऐसा हम बांग्लादेश में और अभी नेपाल में होता हुआ देख रहे हैं, जहां नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री सब अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जिसका कारण है जेनजी प्रोटेस्ट। दरअसल ये जेनजी प्रोटेस्ट तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स के 26 ऐप्स इंक्लूडिंग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सबको बैन कर दिया, जिस वजह से नेपाल के युवा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए। और देखते देखते ये प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि नेपाल की जो स्थिति है वो आपके सामने है। आप सबको लग रहा होगा कि ये जो नेपाल की हालत हुई है वो सोशल मीडिया ऐप्स के बैन होने के कारण हुई है। ये वजह तो है ही, पर इसके पीछे भी कई और वजह हैं जिसकी हम अब चर्चा करते हैं। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र को समाप्त हुए और नया संविधान लागू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आम नेपाली के जीवन में अभी भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। आर्थिक विकास अभी भी धीमा है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार लगभग नगण्य है। हर साल हजारों नेपाली युवा रोजगार की तलाश में देश छोड़ देते हैं। कई लोगों को तो मामूली नौकरियां भी नहीं मिलती हैं। इसके अलावा जब जनता इतनी परेशान है, सत्ताधारी वर्ग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और राजनेता राजाओं की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों से विश्वास उठ गया है, तो मौजूदा व्यवस्था से निराश होना स्वाभाविक है। नेपाली युवाओं का गुस्सा और हताशा सोशल मीडिया पर जाहिर हुई। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। लोग राजनीतिक अभिजात वर्ग, उनकी जीवन शैली, उनकी विलासिता और आम लोगों की समस्या से उनके कटे होने पर निशाना साध रहे थे, चाहे टिकटॉक के जरिए हो या रील्स के जरिए। अक्सर देखा गया कि जब विपक्ष, मीडिया और अदालतें सभी नाकामयाब होते हैं तो सोशल मीडिया सच दिखाने में मदद करता है। और नेपाल के युवाओं ने पूछा है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर यह तथाकथित बयान कि नेपो किड्स, उनकी आयातित कारें, विदेशी छुट्टियां, ये दिखावा, ये लोग जो कर रहे हैं, ये पैसा आ कहां से रहा है। इस वजह से नेपाल के युवाओं में हफ्तों से गहरा असंतोष पनप रहा था, लेकिन यह असंतोष ज्यादातर ऑनलाइन ही रहा। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का पतन आता है तो इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऐसा ही कुछ नेपाल सरकार के साथ हुआ। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, एक्स, यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया, जो उसका सबसे बेकार डिसीजन साबित हुआ। सरकार ने कहा कि ये कंपनियां सरकारी आदेशों की खुलेआम अवहेलना कर रही हैं। नेपाल सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है ताकि आधिकारिक बयान या आधिकारिक बहाना, ऑनलाइन नफरत, फर्जी खबरों, साइबर अपराध और गलत सूचनाओं को रोका जा सके। असली मकसद तो कुछ और ही है, ताकि वह अपने जो राज उजागर हो रहे हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि हर सरकार ये शक्ति चाहती है कि उसके एक इशारे पर सोशल मीडिया पोस्ट गायब हो जाए। एक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि बिना औपचारिक पंजीकरण के वह नेपाल के किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को काम करने की अनुमति नहीं दे सकते। इस आदेश का हवाला देते हुए नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, पर उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया और इस चीज का बहाना उठाते हुए नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। नेपाल के लोग वर्षों से राजनीतिक व्यवस्था से निराश थे। इस बीच सरकार ने उनसे अभिव्यक्ति का एक और जरिया छीन लिया। वैसे स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स सिर्फ खाली एंटरटेनमेंट का ही जरिया नहीं है, नेपाल में काफी हद तक युवाओं के रोजगार का भी माध्यम है। जब आप उनसे उनका रोजगार छीनोगे, बल्कि आप खुद उन्हें रोजगार नहीं दे सकते, तो ऐसी स्थिति होना स्वाभाविक है। अब इस बीच एक एनजीओ उभरा जिसका नाम है हामी नेपाल संगठन, जिसने इस पूरे मामले को लीड किया और उसके 36 वर्षीय संस्थापक सुदान गुरुङ ने इस प्रोटेस्ट को दिशा दी। वह मानवीय राहत पर काम कर रहे थे, डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू किया, चर्चाएं आयोजित की और सोमवार 8 सितंबर को काठमांडू में विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी। इस संगठन ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन के लिए बैनर, पोस्टर आदि वितरित किए। पोस्टरों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात की गई थी। लोगों से पानी की बोतलें, कॉलेज की सामग्री, किताबें, बैग लाने को कहा गया था। ये विरोध सभी दलों के खिलाफ भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन बन गया था। फिर 8 सितंबर आया, वह सुबह जब हजारों लोग काठमांडू, पोखरा, चितवन में इकट्ठा हुए। सबसे तीव्र विरोध प्रदर्शन काठमांडू में हुए। सोमवार सुबह 9 बजे तक हजारों लोग इकट्ठा हो गए। स्कूल और कॉलेज के छात्र यूनिफॉर्म पहने, हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए मार्च कर रहे थे। 10:30 बजे तक रैलियां नियंत्रण में थी, लेकिन कहानी के 2 रूप सामने आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथ दिखाए और उनके पास कोई हथियार नहीं थे। फिर अचानक पुलिस ने उन पर गोलियां बरसा दी।
सरकार का कहना है कि मार्च के बीच में असामाजिक तत्व निकल आए जिन्होंने आगजनी और मारपीट शुरू कर दी और पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन जब तक ये अराजकता खत्म नहीं हुई 19 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी थी। 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। भारत की इस पे क्या प्रतिक्रिया थी? जैसे ही ये विद्रोह सामने आया, भारत के विदेश मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी करते हुए नेपाल में भारतीय नागरिकों से संयम बरतने और स्थानीय निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। भारत ने पुष्टि की वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध को लेकर नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जो नेपाल की सीमा से सटे हैं। अब इन सब में से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है इस प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो, जिससे कि नेपाल में तख्ता पलट किया जा सके जैसा कि बांग्लादेश में किया गया। क्योंकि अगर आप देखो तो आपको बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में और नेपाल के इस प्रोटेस्ट में काफी सिमिलरिटी दिखेंगी कि किस तरह से देश के युवा ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। फिलहाल ऐसी कोई सबूत या फैक्ट मिले नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि नेपाल में जो चल रहा है, जो स्थिति है, उस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।